बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज हम लोग 9th क्लास के मैथ्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है, ये आप लोग का पहली दफ़ा मैट्रिक्स के साथ आमना सामना होने वाला है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें मैथ करने में छोटी बड़ी हर किस्म की प्रॉब्लम आ रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को ईजीएस्ट वे में सॉल्व करूँ और उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स और इसके डिटर्मिनेंट्स हर तरह की फील्ड में यूज़ होते हैं, मैथमेटिकली, फिजिकली, स्टैटिस्टिकली, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जितनी भी ब्रांचेज हैं ना साइंस की, उन सब में यूज़ होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कंप्यूटर साइंस की दौर में, कंप्यूटर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आप सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैट्रिक्स है और यहाँ पर मैट्रिसेस है। अब इस मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में फ़र्क क्या है जी। तो हम लोग मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में फ़र्क देखने वाले थे। जब एक सिंगुलर मैट्रिक होगा तो हम लोग उसे मैट्रिक्स कहेंगे, और जब प्लूरल होंगे, नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स होंगे, तो हम लोग उसे मैट्रिसेस कहेंगे। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अ रेक्टेंगुलर एरे और अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। रेक्टेंगुलर एरे होता है, एरे मीन्स अरेंजमेंट। जब हम अरेंजमेंट चेक करेंगे ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी ना रियल नंबर्स की, उनको कलेक्ट किया होगा हम लोगों ने, उनको अरेंज करके रखा होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो फिर वो हम लोग का मैट्रिक्स होगा। इसकी एग्जांपल देखें हम लोग, ये इसकी एग्जांपल है। जैसे हम लोगों ने 1 2 3 4 ये 4 रियल नंबर्स हैं, हमने इन्हें ब्रैकेट में इनक्लोज किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, इसलिए ये मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा हमारी ये एग्जाम्पल भी है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे लिखा हुआ है, तो ये स्क्वेयर में क्यों है। देखें, रेक्टेंगुलर मीन्स ये रेक्टेंगुलर एरे इसलिए लिखा होता है क्योंकि रेक्टेंगल का मतलब होता है कि इस साइड वाली और इस साइड वाली चीज़ इक्वल होगी, इस साइड और इस साइड वाली इक्वल होगी। और लेकिन हमारी स्क्वायर में तो ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल के बीच में हमारी स्क्वायर भी आ जाएगा और रेक्टेंगल भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिखते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट नहीं लिखते या स्क्वायर अरेंजमेंट नहीं लिखते। उसके बाद हम लोग इसे ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। ये कंपलसरी है कि हमने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी लाइंस होती हैं। ये हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और यहाँ पर वर्टिकल लाइंस भी होती हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं ये होती हैं रो, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कॉलम में आ जाती हैं। कॉलम, ये वाली साइड इसकी रोज़ होती हैं और इस साइड पे कॉलम्स होती हैं। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग ये समझें कि रो और कॉलम क्या होता है। जो हमारी रो वाली साइड होती है, मतलब एक लाइन बन जाती है, और कॉलम हम लोग स्टार्ट से ही कॉलम्स इस साइड को लगाते हैं। जब जैसे हम लोग एक पेज लेते हैं तो उसके ऊपर इस साइड पे कॉलम्स लगे होते हैं। ये हमारे इसी तरह हम लोग लेंगे कि जो मैट्रिक्स में इस साइड को लिखे होंगे ना नंबर्स, वो होंगे हमारे कॉलम्स, और जो इस साइड को लिखे होंगे वो हमारे रोज़ होंगे। इसके अलावा हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। रोज और कॉलम में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उनको एक ऑर्डर में लिखना, एक तरीके से लिखना, वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे ये एक एग्जांपल है हमारी 1 2 3 एंड 4। हम लोग इसको लिखेंगे। देखें, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। हम लोग 2 बाई 2 लिख दें तो ये हमारे हो जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने लिखना किस तरह है, जो हम लोगों ने ना, सबसे पहले अगर हम लोग लेट कर लेते हैं कि रोज़ जो है ना वो m है और कॉलम जो है ना वो हमारा n है, तो हम लोग m बाई n लिखेंगे। n बाई m कभी नहीं लिखेंगे, हम लोग पहले रोज़ लिखेंगे उसके बाद कॉलम्स लिखेंगे। 2 बाई 2 लिखा गया। अब ये है ना, यहाँ पर 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो हम लोग 2 बाई 3 लिखेंगे। उसके बाद जी, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। आई होप कि आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इक्वल मैट्रिक्स होता है जब ए मैट्रिक्स जो है ना और बी मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, तो ये हमारे इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। अब देखिए, ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई है 1 3 -4 एंड 2, ये ए के इक्वल है।
ये 2/2 है, और बी की भी हम उन्होंने हमें दी हुई है 1, 2 + 1 -4, 4 - 2। ये इक्वल मैट्रिक्स है उन्होंने कहा है। और ये कैसे इक्वल मैट्रिक्स है, हम लोग 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, -4 यहाँ पर -4 है और यहाँ पर भी -4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और 4 - 2 = 2 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये दोबारा से 1, 3, -4 एंड 2 बन जाएगी, तो ये हमारा इसके इक्वल हो गया ना, इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 1.1। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये सारे प्लूरल में है ना, ज़्यादा मैट्रिक्स हैं इसलिए इनको मैट्रिसेस लिखा हुआ है। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है A = 2, 3, -5 एंड 6। अब हमने यहाँ पर ऑर्डर फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर होता है कि वो कितने रोज़ होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं, उनको लिखना होता है, तो उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हमने इसमें ऑर्डर फाइंड करना है, तो हमने चेक करना है, ये देखें 1 और 2 रोज़ हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं, तो हम लोग इसको 2/2 लिखेंगे। इस तरीके से हमने लिखना है। हमने पहले रो लिखनी है और बाद में कॉलम लिखनी है। यहाँ पर 2/2 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है C = 2, 4। अब इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, हम लोग 1/2 लिख देंगे इसको। उसके बाद ये क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पर हमारी 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, और ये F = 2 है। यहाँ पर कोई रो नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इसलिए 1/1 लिखा जाएगा। यहाँ पर 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, 3/3 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोगों का अगला पार्ट है सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने देखना है कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। A = 3 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा बिल्कुल एग्जैक्ट A = 3 होगा। हम लोग देखते हैं B = 3 और 5। B = 3 और 5 A के इक्वल नहीं है, क्योंकि A के इक्वल सिर्फ 3 है। यहाँ पर C वाला पार्ट देखते हैं। C = 5 - 2, 5 - 2 = 3 होता है, तो A = C हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, A = C। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने अब चेक करना है B = 3, 5। ये कहाँ पर आएगा? D = 5, 3 है और B = 3, 5 है, ये दोनों इक्वल नहीं कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं E और B का तो मैच है ही नहीं, क्योंकि इनकी रोज़ एंड कॉलम्स ही इक्वल नहीं है, वैल्यूज़ की तो बात ही नहीं की जा सकती। F = 2 और 6, ये भी इसके इक्वल नहीं किया जा सकता। ये वाला क्वेश्चन भी इसके इक्वल नहीं होगा। I चेक करें आप। I = 3, 3 + 2, 3 + 2 = 5। ये 3 हमारा यहाँ पर और 5 हमारा यहाँ पर। ये रिक्वायरमेंट हमारी होती है B = I के इक्वल। उसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे 5, 3। अब हम देखते हैं 5 और 3 कहाँ पर है। 5 और 3 का कोई मैच नहीं है। E = 4, 0, 6 और 2। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर और किसके साथ इक्वल आता है। H बिल्कुल इसके नीचे 4, 0, 6, 2, ये इसके इक्वल हो जाएगा। E = H आ जाएगा। उसके बाद मज़ीद हम लोग देखते हैं कोई और भी इक्वल आ रहा है। ये J देखें, 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, 2 + 4 = 6, 2 + 0 = 2। J भी E के इक्वल आ जाता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे E = H = J। उसके बाद आगे से हमारा F रह गया। F = 2 और 6। अब ये देखें 3 - 1 इक्वल होता है 2 के, 3 + 3 इक्वल होता है 6 के, तो हम लोगों का आ जाता है, हमारी ये रिक्वायरमेंट G पूरी करता है। F = G। तो हमारा ये पार्ट भी हो गया। ये पार्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ MCQs में आता है, शॉर्ट में नहीं आया करता। अब हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वल। हमने इस तरह करना है कि A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारा मैट्रिक इक्वल आ जाए। अब हमारा क्वेश्चन है A + C, C - 1, A + 2B, 4D,
-6, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 0 - 7 3 2D के। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी इक्वेशंस बना लेनी है। a + c = ये देखें, इसके इक्वल यहाँ पर 0 है, इसके इक्वल यहाँ पर -7 है, c - 1 के इक्वल्स 3 है, 4d - 6 के इक्वल 2d है। हम इसी तरह इसकी इक्वेशंस बना लेंगे। ये पहली इक्वेशन हो गई, a + 2b = -7, ये दूसरी हो गई, c - 1 = 3 तीसरी हो गई, 4d - 6 = 2d, ये हमारी चौथी इक्वेशन हो गई। अब हम लोग देखेंगे, ये 4 इक्वेशंस हमने बना ली। अब देखेंगे कौन सी इक्वेशन इजीली सॉल्व होती है। a + c, ना हमारे पास a की वैल्यू है ना हमारे पास c की वैल्यू है, इसलिए हमारी ये इक्वेशन अभी सॉल्व नहीं हो सकती। a + 2b = -7, ये भी हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास ना a की वैल्यू है ना b की। c - 1 = 3, ये सॉल्व की जा सकती है क्योंकि इसमें हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं c की वैल्यू को। 4d - 6 = 2d, ये थोड़ी सी ट्रिकी होगी, इसलिए हम लोग पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं c - 1 = 3, ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, -1 इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। c = हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं एक साइड पे हो जाएंगे और जितने कांस्टेंट हैं वो दूसरी साइड पे हो जाएंगे। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं मैथ्स में उन्हें वेरिएबल कहते हैं, और जो 1 2 मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। 3 हमारा वैसे ही रहेगा, ये यहाँ पर 1 माइनस हो रहा था, इसका साइन इक्वल के दूसरी साइड पे जाके चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस। c = 4, 3 + 1 = 4। हम लोगों ने करना क्या है, हमने यहाँ पर c ज़रूर लिखना है ताकि हमें पता चले कि हमने ये किस चीज़ की वैल्यू फाइंड की है। ये हमारा c का आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये देखें, a + c = 0। अब हमारी ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। हम लोग a + c = 0 लिखेंगे। c का आंसर हमारा आया 4, a + 4 = 0। अब ये 4 यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर ये हो जाएगा माइनस। हम लोग कांस्टेंट एक साइड पे ले जाएंगे, वेरिएबल दूसरी साइड पे रहने देंगे। अब ये 0 को हम लोग लिखेंगे और ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, 4 इस साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस। 0 - 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमेशा माइनस आएगा। a = -4। हमारा a भी सॉल्व हो गया, हमारा c भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग करते हैं a + 2b = -7। a + 2b = -7। अब हम लोग इसको सॉल्व करने लगे हैं। हमारे पास a की वैल्यू है -4, -4 + 2b = -7। अब हम लोगों ने क्या करना है, कांस्टेंट एक साइड पे कर देने हैं, वेरिएबल एक साइड पे। अब ये जो वेरिएबल के साथ 2 है ना, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, इसको कहीं भी नहीं लेकर जाएंगे। और ये -7 इस इक्वल के दूसरी साइड पे है, -4 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आकर प्लस हो जाएगा। 2b = -7 + 4 = -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। स्टूडेंट्स, जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो हमेशा माइनस आएगा, छोटी वैल्यू के साथ माइनस हो तो हमारा माइनस आंसर में नहीं आता। और प्लस का साइन तो हम लोग वैसे ही ना सबसे पहले नहीं लगाते, सिर्फ माइनस लगाया जाता है। अब ये जो 2 है ये इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ हम लोग इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो प्लस है वो इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस हो जाता है, माइनस इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग इक्वल के दूसरी साइड पे इसे डिवाइड कर देंगे। b = -3/2। हमारा b का आंसर ये आ गया। अगर आप लोग इन दोनों को डिवाइड कर b =
-1.5 लिखेंगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा, और अगर हम लोग सिर्फ ये -3/2 लिखेंगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा। उसके बाद हमारी लास्ट वाली इक्वेशन है 4d - 6 = 2d। अब ये देखें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ना वेरिएबल को इसी साइड पर रखें। अगर इस साइड पर चला भी जाए तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे कि 4d को -6 कर लिया, हम लोग वेरिएबल को इस साइड पर लेकर आ जाएंगे, राइट साइड पर। ये यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, क्योंकि जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। इक्वल के इस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, -2d, और यहाँ पर इक्वल के आगे 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं बच रहा तो 0 आ जाएगा। अब 4d - 2d = 2d आ गया, -6 = 0। उसके बाद 6 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 2d 0 + 6, 2d = 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो d के साथ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम 2 को दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, d = 6 / 2। आंसर आ गए, इनकी कटिंग होती है तो 3 आता है, d = 3। हमारा आंसर चारों वेरिएबल्स का आ गया। सी, अब हमारा देखें आंसर आ गया, सी का भी आ गया है, ए बी और डी का भी आ गया। हमारे सारे वेरिएबल्स का आंसर आ गया है, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हम लोग इसको प्रॉपरली लिख लेंगे, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। a = -4, b = -1.5, c = 4 एंड d = 3। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में मोस्टली आता है, लगा लें कंपलसरी है कि ये आएगा, बस वो वैल्यूज़ चेंज कर देंगे या हो सकता है यही वैल्यूज़ रखें। सो हमारी ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स की टाइप्स और इसकी डेफिनेशंस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।